हेलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट धारा पढ़ने वाले हैं, धारा 60 से लेकर 66 तक। हमने पहले 51 से लेकर 59 तक धारा पढ़ ली थी। टोटल अगर हम बात करें अध्याय 3 की, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले 51 से लेकर 66 तक धारा है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले 60 से लेकर 66 तक, क्योंकि हमने 59 तक यहाँ पर पढ़ लिए। छोटा सा चैप्टर है, दो भागों में मैंने इसको बांटा है। और अब ये वीडियो तो बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोई बातें, बड़ी बड़ी बातें है नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले धारा 60। धारा 60 में क्या, अब यहां से सवाल ज्यादा जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि धारा के बारे में पूछे भी धारा 60 में क्या है। तो वार्ड समिति के जो सामान्य कृत्य हैं, सामान्य जो कार्य हैं, उनका वर्क क्या रहता है उसके बारे में। तो बस यहां से सवाल इतने पूछे जाने की संभावना है। ये जो कार्य क्या है, इनमें से सवाल पूछने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, देखो पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन अब यहां से सवाल कैसे पूछा जा सकता है, कौन सा इसमें से कार्य नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि कौन सा कार्य ये करती है, कौन सा कार्य। अब इसमें कहेंगे सर इतना याद कैसे रखेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे याद नहीं रखना, ये बहुत कॉमन बातें हैं। वार्ड समिति होती क्या, अगर आप ये समझ गए तो आपको पता हो जाएगा भी कि ये क्यों बनती है और क्या इसका काम रहता है, कौन सा काम नहीं कर सकते। एक दो मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जैसे वार्ड कमेटी, मैंने आपको पिछली बार बताई थी भी, हर वार्ड में एक कमेटी बनाई जा सकती है। जहां से भी 3 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां पर ऐसा बनता है। एक या एक से ज्यादा वार्ड, 2-3 वार्ड ऐसे मिलकर बना सकते हैं, एक वार्ड भी हो सकता है। ये वार्ड समिति क्यों बनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था भाई। अब 3 लाख से अधिक की जनसंख्या है, तो वो नगर पालिका यानी वो नगर निगम, नगर परिषद भी अपने आप में कितना बड़ा हो जाएगा। आम आदमी की पहुंच कितनी दूर हो जाएगी उस नगर परिषद से। तो उस वार्ड में ही एक वार्ड कमेटी बना लो। उस कमेटी में जो अपने उस वार्ड के जो लोग हैं, रहने वाले जो नागरिक हैं, वो अपनी समस्या अपनी कमेटी के सामने रख देंगे और कमेटी उन समस्याओं को आगे पहुंचा सकती है। तो एक तरह से उस मतलब जो भी पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बनाई जाती है। अब ये काम क्या क्या करती है वो इसमें लिखा। वार्ड समिति निम्नलिखित कार्यों का, कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी। कौन कौन से, वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे वार्ड में जो भी ठोस अपशिष्ट है, यानी जो भी कचरा वगैरह है, उनके प्रबंध में सहायता करना। अब ये काम, अब क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर कोई काम हो नहीं रहे, जैसे अब नगर परिषद में हर आदमी की पहुंच नहीं होती, किसी वार्ड में काम ढंग से नहीं चल रहा है, तो वार्ड कमेटी में ये प्रस्ताव रखा जा सकता है, देखो हमारे यहाँ पर इस वार्ड में ये कमियां चल रही है ना, तो ये वार्ड कमेटी की जिम्मेदारी। तो इसमें सहायता करना। वार्ड में स्वच्छता कार्य का परीक्षण, तो ये सिंपल सिंपल से काम है। वहां पर स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, देख रेख करना। वार्ड के लिए जो भी विकास स्कीम आ रही है उसके तैयार किए जाने और उनके प्रोत्साहन में सहायता करना। भाई वार्ड में वार्ड कमेटी का दायित्व होगा हर वार्ड में, भाई यहाँ पर कौन कौन से हम विकास स्कीम्स को यहाँ पर लागू कर सकते हैं, तो लागू करना और उनको प्रोत्साहन देने का काम करना। वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों में सामंजस्य, एकता बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना, ये काम भी वार्ड कमेटी यहाँ पर करती है। वार्ड कमेटी में जो भी उस वार्ड के सम्मानित लोग होते हैं वो शामिल, हमने वार्ड कमेटी में कौन कौन होते हैं उसके सदस्य तो है ही है, इसके अलावा आम लोग भी उस वार्ड कमेटी में अपनी भागीदारी प्रेजेंट वहां पर करते हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए, स्वैच्छिक श्रम के लिए, जो भी कोई वस्तु माल है या फिर धन रूप में, दान के रूप में जुटाना। ठीक है, वार्ड से संबंधित जो भी विकास स्कीम है उसको क्रियान्वयन में सहायता करना। विकास और कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हितधारियों की पहचान में सहायता करना। भाई ये स्कीम्स का फायदा किस किस को मिलना चाहिए, आपने देखोगे ना पार्षद इसके लिए एक्टिव होकर काम करते हैं अपना, क्योंकि पार्षद को भी तो वापस अगली बार चुनाव जीतना है, तो वार्ड कमेटी इस काम को करते भाई ये इनको ये फायदा मिलना चाहिए, घर जाते पहुंचाते फायदा लेना देना, इस तरह की बात। कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा और खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, तो ये इस तरह के काम होते हैं। यानी सामान्य एक पार्षद आप किस तरह से काम करते हैं, तो वो वार्ड कमेटी के माध्यम से इस तरह के काम अपने वार्ड में करते हैं। नगर पालिका के विकास क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक क्रियाकलाप में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना। नगर पालिका को सौदे करो, फीस और अन्य रकमों के समय संग्रहण में सहायता करना। अब देखो यहां पर क्या रह रहा है, जो भी टैक्स सौदे कर, यानी जो भी टैक्स लगेगा, जो भी फीस लग रही है, और अन्य रकमों के समय संग्रहण में सहायता करना। अब ध्यान देना, अब यहां से सवाल जो पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया किस तरह का पूछा जा सकता है। यहां पर वार्ड कमेटी खुद संग्रहण नहीं कर रही है, संग्रहण करने का काम नगर पालिका का है। ये संग्रहण में सहायता कर सकती है, क्योंकि वार्ड कमेटी बनी है तो वार्ड कमेटी भी लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है भी अपना अपना जो भी आपको आपकी फीस लग रही है, फीस टाइम पर आप जमा कराओ, है ना। जैसे मान लो नगर पालिका की दुकान है, उसको हर महीने जो रेंट देना वो रेंट टाइम पर मिल जाए, जो भी टैक्स वगैरह देना है टैक्स वो टाइम पर मिल जाए। संग्रहण करने का काम नगर पालिका का है। अगर सवाल में आ जाए भी कौन सा काम नहीं है, हम लिख दे वार्ड समिति जो भी कर है, फीस है, उन रकमों को संग्रहित करेगी, संग्रहित नहीं करेगी। या फिर ऐसा सवाल में आ जाए कि अपने वार्ड कमेटी है, अपने वार्ड के सदस्य अपने वार्ड के इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए बजट जारी करेगी, बजट जारी करने का काम वार्ड कमेटी का नहीं है।
उसके पास ये अधिकार क्षेत्र में, उसके अधिकार क्षेत्र में या उसकी शक्तियों में नहीं आता है। तो यहाँ से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसका काम है भाई सामान्य लोगों को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देकर काम करवाना, लोगों को एकता भाईचारा बनाए के रखना, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या वहां पर विचार विमर्श के लिए रखना। उसके पास कोई विशेष ऐसी बजट वाली फाइनेंशियल पावर्स उसके पास नहीं होती है, या फिर किसी को निर्वाचित करना या फिर नियुक्त करना या फिर हटाने जैसी पावर इनके पास नहीं होती है, ठीक है ना। वार्ड में पार्कों के रख रखाव में सहायता करना, ठीक है, रख रखाव में सहायता करने वाला से काम है। वार्ड में स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव में सहायता करना, ये वार्ड कमेटी काम। अब खुद स्ट्रीट लाइट लगाना ये काम तो नगर पालिका बजट जारी करेगी तब जाकर होगा। और ऐसे सारे कृत्य जो नगर पालिका द्वारा उसे सम अनुदेशित किए जाए, यानी अनुदेश दे, डायरेक्शन दे, जो भी डायरेक्शन नगर पालिका देगी ऐसे काम वो भी उसको करना होता है। तो ये हो गया इसके कृत्य। मेन जो सवाल पूछा जा सकता है कि एक तो धारा 60 में किस बारे में है, वो उसके वार्ड समिति के कार्य वो ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं धारा 61, शक्तियां, कर्तव्य और जो भी कार्य है, कृत्य है, वर्क्स है, उसका प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है डेलीगेशन। प्रत्यायोजन का मतलब है अपने काम किसी और को सौंपना। प्रत्यायोजन मैं अपने वीडियोस में कई बार कहता हूं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप तैयारी करते हो, आपके घर में कई ऐसे काम है, आपके पास काम का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आपका काम का बहुत ज्यादा घर का काम हो रहा है, तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, अधिकांश महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल रहता है। तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए प्रत्यायोजन की, यानी आप सारे के सारे काम की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर मत लो, प्रत्यायोजन करना सीखो, अपने काम को बांटना सीखो, अपने काम जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो दूसरे लोगों को सौंप दीजिए। आपके पास सिर्फ वो काम रहने चाहिए, आपके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे घर के कुछ काम है, आप घर के और भी सदस्य हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई महिला सदस्य काम करे तो महिला है, कोई पुरुष भी वो घर के काम कर सकते हैं, वो प्रत्यायोजन करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप सर्विस में जाएंगे इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको, क्योंकि आपके पास इतना सारा काम आएगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से काम बांटे जा सकते हैं, है ना। देश का प्रधानमंत्री क्या पूरा देश वो थोड़ी चलाता है, वो खुद फ्री रहते हैं, वो खुद फ्री रहते हैं, अपना सारा काम अपने बांट रखे हैं, ताकि वो सब बस उनका काम है उनका सुपरविजन करना। तो जब आप बड़ी नौकरी में जाते हैं तो आपका काम केवल और केवल सुपरविजन होता है। आप अपने सारे काम को सही तरीके से प्रत्यायोजित करना चाहिए। आप प्रत्यायोजन में जब आप लोक प्रशासन जैसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां ये टॉपिक आता है। प्रत्यायोजन में कुछ बात याद रखना होता है, आपकी क्वालिटी बस ये होनी चाहिए, आपको समझ और परख होनी चाहिए भी किस व्यक्ति को कौन सा काम सौंपा जाना चाहिए। अगर आपने गलत व्यक्ति को काम सौंप दिया तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि प्रत्यायोजन में अंतिम जिम्मेदारी किसकी आएगी, अंतिम जिम्मेदारी उसकी नहीं आएगी जिसको आपने काम सौंपा, जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो ये प्रत्यायोजन का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रत्यायोजन का मतलब है काम सौंपना योग्य व्यक्ति को, ठीक है। तो नगर पालिका अपने काम, अपनी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य किसको सौंप सकती है, तो नगर पालिका अपने कुछ शक्तियां, अपने कुछ कर्तव्य और कृत्य समितियों को सौंप सकती है। जो भी समिति हमने पढ़ी थी, हमने यहाँ पर वार्ड समिति भी पढ़ी थी, वार्ड समिति के अलावा जो कार्यपालक समिति है और जो अन्य समितियां पढ़ी है, यहाँ पर ज्यादा बात उसकी हो रही है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडीज तो वो है, वार्ड समिति कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपने नगर पालिका जब अपनी शक्तियां, कर्तव्य और कार्य जब समिति को सौंपते हैं तो इसकी वजह से समितियों के अधिकार पर, समितियों की शक्तियों पर, उसके कर्तव्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इनके अधिकार कम हो जाए, इनकी शक्तियां घट जाए या फिर इनके खुद के कर्तव्य पूरे नहीं हो रहे हैं, इतना काम नहीं। जैसे मान लो कि, और ये नॉर्मली नगर पालिका जो है, नगर पालिका सारा काम नहीं करती है। अब जैसे फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल काम है तो वित्त समिति को इसका काम सौंप देगी। गंदी बस्ती सुधार करना है तो गंदी बस्ती सुधार समिति है, एक बनी हुई है, उसको कुछ काम सौंप दिया जाएगा, वो अपने विचार सजेशन वहां पर रखेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखा हुआ है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो, यानी उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब अध्यक्ष का पद किसी कारण रिक्त हो जाए तो उसकी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य किसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, नगर पालिका किसी सदस्य के पास ट्रांसफर हो सकते हैं। देखो, अध्यक्ष नहीं रहता है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम चला जाता है किसके पास, उपाध्यक्ष के पास, ठीक है। अध्यक्ष से ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसका जो तरीका वो ये है, अध्यक्ष का ट्रांसफर होगा पहले उपाध्यक्ष में, ठीक है, और ये भी अधिकतम 6 महीने के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अब मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है तो नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को तय करेंगे, भाई इसको अध्यक्ष का काम सौंपना चाहिए, तो नियुक्त करेंगे, वो सदस्य होने चाहिए। इस सदस्य में भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो नीचे लिखा हुआ है। यदि अध्यक्ष जिसका पद रिक्त हुआ है वो यदि आरक्षित वर्ग का है, मान लो SC, ST, OBC या महिला वर्ग से आता है, किसी आरक्षित वर्ग से है, तो जो काम उपाध्यक्ष को सौंप रहे हैं तो उपाध्यक्ष भी आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। लेकिन अगर उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग का नहीं है तो वो सदस्य आरक्षित वर्ग का होना चाहिए, उसी को सौंपा जाएगा। अब मान लो कोई सदस्य भी आरक्षित वर्ग का नहीं है
तो ऐसी कंडीशन में जिसे नगर पालिका उपयुक्त समझे ऐसे सदस्यों को सौंपा जाएगा। यानी आरक्षित वर्ग का है तो सामान्यतः आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए। अब देखते हैं धारा 62। तो ये तो दो शक्ति और दो के बारे में बात हुई। नगर पालिका अपना प्रत्यायोजन किसको करेगी? समितियों को। अध्यक्ष किसका करेगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष नहीं है तो नगर पालिका के सदस्य को। 62 में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाही उसके किसी सदस्यों की निर्भरता के कारण दूषित नहीं होगी। मान लो कि कोई नगर पालिका या समिति का कोई भी सदस्य है, ठीक है, उसने कोई काम किया लेकिन बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी भी कारण से, अपनी भ्रष्ट आचरण से या चुनाव में सही तरीके से किसी भ्रष्ट आचरण की वजह से, किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसने अब तक जो भी कार्यवाही की है, कार्यों में भाग ली है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो दूषित नहीं होगी। ये लिखा हुआ धारा 62 में। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद पता चला भाई 6 महीने बाद उसका कोई फैसला आता है और उसमें उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है तो उसके जो पहले वाले काम है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से देखो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्भर डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाता है, ठीक है, तो उस तिथि से वो कार्य करना बंद कर देगा, लेकिन पूर्व में किए गए कार्य अविद्यमान है, यानी इनवैलिड नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि वो पहले वाले कार्य सारे इलीगल हो गए, इनवैलिड हो गए, नहीं होंगे। कोई भी संकल्प भी अविद्यमान नहीं होगा, बशर्ते कि उससे कोई ऐसा संकल्प, उसने संकल्प प्रस्ताव लाया है, वो भी अविद्यमान नहीं होगा जब तक कि नगर पालिका पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नगर पालिका को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। और कोई बैठक यदि उसने बुलाई है और तो वो बैठक उसी प्रकार सम्यक रूप से बुलाई जाएगी। यानी बैठक अगर उसने बुलाती है, बुलाने के बाद उसका कोई ऐसा फैसला आता है और उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया, तो बैठक अपने टाइम से होगी, अपनी कार्यवाही पूरी पूरी चलती रहेगी। अब ऐसी मान लो कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और अचानक उसका पद उसको रिक्त करना पड़ता है, तो ऐसी कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो बाकी सदस्यों पर, इसके बाकी सदस्यों के कामों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट धारा 63 देख लेते हैं, ये क्या है? नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से कोई भी किसी संविदा या करार, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके संबंध में या उपगत या मतलब कोई भी किसी तरह का व्यय खर्चा हुआ है, किया जाने वाला किसी व्यय को करने वाला, नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से की भी किसी भी संविदा या करार के संबंध में उपगत किसी व्यय के लिए कोई भी खर्चा नगर पालिका करती है, तो उसके लिए नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई भी सदस्य वैयक्तिक रूप से पर्सनली उस खर्चे को नहीं देगा। ये तो कॉमन सी बात है, हम खुद भी समझते हैं कि नगर पालिका का कोई काम है तो उसका खर्चा नगर पालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर नहीं आता है, ये व्यय नगर पालिका निधि पर होगा। ठीक बात है, लेकिन जो उसकी सेकंड बात लिख रखी है वो समझने वाली है। अगर देखो, आप जो भी काम कर रहे हैं नगर पालिका के लिए, उसका सारा खर्चा नगर पालिका की फंड से आएगा, लेकिन यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर अन्य अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका से जुड़े हैं, उसके किसी गलत काम की वजह से, उसके मिसकंडक्ट से, अवचार के कारण या गलत तरीके से उसने खर्च किया है, या फिर जानबूझकर गबन कपट वगैरह ऐसा करता है, संपत्ति का दुर्विनियोग यानी कोई भी गबन कपट इस तरह का करता है, या फिर अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता और इस वजह से नगर पालिका को किसी प्रकार की हानि होती है, तो वो व्यक्ति से दायी होगा। यानी जिस भी व्यक्ति से होगा उस व्यक्ति से वो वसूला जाएगा। जैसे नगर पालिका जुर्माना वसूलती है लोगों से, वैसा ही इनसे वसूला जाएगा। आपको ये तो बड़ी खतरनाक वाली, अगर कोई भी गलती होती है, ठीक है, तो क्या फिर इनसे वसूला जाएगा? तो बिल्कुल यही रूल है। लेकिन सामान्यतः होता क्या है, इसमें दो चीजें देखी जाती है। आप, एक होता है बोनाफाइड, कि आपने कोई डिसीजन, मान लो कोई ऐसा डिसीजन लेता है नगर पालिका का मुख्य अधिकारी हो या फिर अध्यक्ष है, और एक होता मेलाफाइड। आपको कहे सर ऐसा तो सारे के सारे हम तो सभी जानते भी ये लोग कैसे काम करते हैं, तो क्या फिर सारे के हर बार ऐसा हो सकता है? क्योंकि नगर पालिका को कई बार नुकसान भी हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव पास किया जिससे नगर पालिका को लॉस हो गया। उस कंडीशन में दो चीजें देखी जाती है कि जो आपने फैसला लिया है या फिर आपने जो काम किया है वो, और उससे अगर नुकसान हो गया तो वो फैसला बोनाफाइड था या मेलाफाइड था। मान लो कि आपने किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है ना, ठेकेदार ने रोड बना ली, आपने उसके लिए 50 लाख का बजट जारी कर दिया और पता चला कि 6 महीने में रोड उधड़ गई, तो 50 लाख का लॉस किसको हुआ? नगर पालिका को हो गया ना। अब यहाँ पर आपने देखा जाएगा कि आपका फैसला बोनाफाइड था या मेलाफाइड। अब मेलाफाइड बोनाफाइड क्या? देखो, आपने किसी ठेकेदार को दिया, लेकिन जानबूझकर आपको पता था कि ये ठेकेदार गड़बड़ी करेगा, 50 लाख का दे रहा है लेकिन माल 10 लाख का ही लगाएगा, आपको पता था, आपका कोई हित संबंधी था, आपका फैसला मेलाफाइड कहलाएगा। दुराशय जिसको हम कह सकते हैं, आपको जानबूझकर, आपको पता रहते हुए भी आपने ऐसा फैसला लिया, ये फैसला मेलाफाइड। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो सारी हानि आपसे वसूल की जाती है। हालांकि प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है,
है ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब आपको पता नहीं था, आपकी जानकारी में तो इतना ही था कि ये ठेकेदार सबसे बेस्ट, आपको थोड़ी पता था कि ठेकेदार ऐसा निकला। तो आपके फैसला जो आपने ऐसा लिया ना, वो फैसला बोनाफाइड था, मतलब आपके फैसले आपकी अंतरात्मा से सही थे। तो इस तरह की हानि नॉर्मली आपसे नहीं वसूला जाता है, ये माफी योग्य होता है। ये माफी योग्य नहीं होता है, अगर इस कंडीशन में होती है तो सारा का सारा पैसा आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, ये धारा 63 में लिखा हुआ है। धारा 64 क्या कहती है? धारा 64 कहती है नगर पालिका के पदधारियों का। जब मैंने पदधारी शब्द लिखा है तो यहाँ पर सारे लोग आ गए जो भी नगर पालिका से जुड़े हुए, सारे लोग मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके सदस्य, उसके जो भी प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग का किसी भी संविदा में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता उसमें प्रत्यक्ष खुद का या फिर अप्रत्यक्ष रूप से यानी अपने इनडायरेक्टली भी किसी तरह से जुड़ा है तो इस प्रकार का कोई भी हित नहीं होगा, अन्यथा उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा। ये भ्रष्ट आचरण से बचने के लिए नियम बनाया हुआ है, नहीं तो होगा क्या, सारे लोग जो भी कर्मचारी अधिकारी अपने अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हिस्सेदारी होगी तो पता है कि फिर वहां पर भ्रष्टाचार होना संभव होगा, इसलिए इस तरह का नियम बनाया हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? पेनल्टी के बारे में। ये जो बात लिखा हुआ, अगर शामिल होते हैं तो पेनल्टी क्या है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा धारा 65 को याद रख सकते हैं। पेनल्टी, शास्ति, पेनल्टी के बारे में है। नगर पालिका के साथ किसी संविदा, संविदा का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा आदि में हित रखने वाले जो भी सदस्य हैं, अधिकारी या कर्मचारी के लिए पेनल्टी क्या है उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो क्या है? सदस्य, धारा 24 में उल्लेखित निर्हरता के अलावा अन्य हित। सदस्यों का कोई हित होता है, वो हित कौन सा हो सकता है? धारा 24 में हमने पढ़ा था डिस्क्वालीफाई क्या क्या हो सकता है। देखो, कुछ ऐसा हित है जो बहुत बड़ा नुकसान करता है तो फिर तो उसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो धारा 24 में मेंशन है। लेकिन कोई ऐसा छोटा मोटा हित ही रहा हो, कोई बहुत बड़ा हित उसको नहीं दिखा गया, डिस्क्वालीफाई करने जैसा नहीं है, यानी धारा जो 24 में जो बातें लिखी हुई वैसा नहीं है, तो फिर उस पर सामान्य जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कितना हो सकता है? उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। इसी तरह से अगर कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, उस पर भी 5,000 रुपये तो जुर्माना लगेगा और नियमानुसार फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उसके लिए सदस्य के लिए है धारा 24 में। धारा 24 में अधिकारी कर्मचारी के लिए कोई बात हुई नहीं है, तो उस पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई चल सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई का लेवल होता है कि वो सिर्फ नोटिस मिलेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई में उसमें निलंबित भी किया जा सकता है, यहां तक कि भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये हो गई धारा 65। अब हम लास्ट देख लेते हैं धारा 66 में। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी कि लोक सेवक होंगे। जो हमें बात याद रखनी है वो है लोक सेवक की, कि ये जो भी नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई भी सदस्य, कोई भी अधिकारी, सेवक या अन्य कोई भी कर्मचारी नगर पालिका का भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा, अब भारतीय दंड संहिता बीच में कहां से आ गई? आईपीसी कहां से आ गई? इंडियन पेनल कोड की धारा 21 के अर्थ के तहत ये लोक सेवक समझे जाएंगे। इसका मतलब है कि ये भी लोक सेवक, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, ये लोक सेवक की परिभाषा में आ जाए। और जैसे ही लोक सेवक की परिभाषा में आ जाएगा तो आईपीसी की जो 1860 की धारा 21 में जो भी लोक सेवक के लिए रूल्स रेगुलेशंस है वो सारे के सारे इस पर भी लागू हो जाते हैं। तो ये बताने के लिए इनको लोक सेवक की परिभाषा में रखा गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, धारा 66 में लिखा हुआ कि इनको लोक सेवक माना जाएगा। तो लोक सेवक पर जो भी निर्बंधन होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, नियम जो भी लोक सेवक पर लागू होते हैं वो सारे के सारे इनके। अब क्योंकि इतना तो हमें पता है कि जो अधिकारी होते हैं, उनको सेवक होते हैं, उनको तो हम लोक सेवक वैसे भी कहते हैं, लेकिन जो ये सदस्य, अध्यक्ष वगैरह है, ये सब भी लोक सेवक की परिभाषा में ही आएंगे। क्लियर है? तो यहां से धारा 66 हमारी कंप्लीट हो गई है। धारा 66 के साथ ही हमारा अध्याय 3 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अध्याय 3 छोटा सा चैप्टर था, 2 हिस्सों में हमने इसको कर लिया। इसको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप वापस पीडीएफ को पढ़ेंगे, चैप्टर को देखेंगे तो आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की है आसान भाषा में आपको बहुत सारी चीजें समझाऊं। बुक में थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वहां पर फिर भी आप चाहे तो एक रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं, हालांकि समझ में कुछ ज्यादा आएगा नहीं, वहां से बड़ा कठिन लैंग्वेज है, लेकिन मेनली जो इतनी भी बातें थी वो सारी यहाँ पर कवर हो गई। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको इसके अलावा वैसे बुक देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैं मैटर सारा कवर कर रहा हूँ। मैटर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बीच में कोई धारा ये इंपॉर्टेंट नहीं इसको छोड़ दी, छोड़ा कुछ भी नहीं है। मेरा दायित्व है भी आपको सारी की सारी चीजें करवाने, तो करवाया मैंने सारा है। कोशिश ये है कि उसको थोड़ा मैंने शॉर्ट में करवाया, आसान भाषा में यहाँ पर करवाया। तो ठीक है, वापस नेक्स्ट वीडियो में हम अब अध्याय 4 शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट में हम वापस मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई चीज में डाउट रह गया है, कोई समझ में नहीं आया, तो वीडियो में ऑप्शन में जब आप वीडियो देख रहे हो तो ऐड कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है।
ठीक है। जब आप उसको वर्टिकली देखेंगे तो ऐप में ऐड कमेंट, आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। कुछ साथियों ने कमेंट किया भी है, तो वहां पर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। मैं एक वीडियो सिर्फ डाउट वाला लेकर आऊंगा, जहां पर आपको कोई सवाल है तो उस डाउट को हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।